अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हज की फ़्लाइटें जो हैं वो जारी सारी हैं और अब लोग पहुंचना भी शुरू हो गए। हज के जो हुजाज पहले जा रहे हैं पाकिस्तान से और भी ममालिक से। दुआ करते हैं कि तमाम हुजाज को अल्लाह कबूल फ़रमाए, उनके मनासिक पूरे तरीके से सारे फ़राइज़ पूरे करवाए और उनके हज उनके हक़ में कबूल किए जाएँ। उनकी दुआएँ उम्मत के हक़ में कबूल की जाएँ और जो लोग हज से महरूम रह गए हैं उनके लिए अगला साल जो है वो अल्लाह उनको चुन ले हज के लिए इंशाअल्लाह ताला। बाकी हज का जुज़वी हिस्सा लेने के लिए एक फ़ायदा इस ज़ुलहज के पाक दिनों का कि अरफ़ात के दिन का रोज़ा रखें सारे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आप मंडे को फर्स्ट ज़ुलहज बन रही है तो उससे पहले-पहले नाख़ून, गैर ज़रूरी बाल, मूछें, दाढ़ियाँ वग़ैरह, हेयर कटिंग करवा लें, ईद की तैयारियाँ करवा लें। अगर आप कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो फिर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा सवाब का आपको भी मिल जाएगा और इस मतलब प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से मुझे भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो भूल जाते हैं लोग अक्सर, मैं भी इसलिए अपने आप को भी थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ कि वीकेंड में जाकर नाई के पास से आऊँ ताकि इंशाअल्लाह ताला हज में हम धूमधाम से ईद को मनाएं और वो सारा काम करें। बाकी जो एक और भी एक ज़ियारतों का ट्रिप गया था, वो मज़हबी नौइयत की ज़ियारतें तो नहीं थी, लेकिन वो आप समझ लें आज के दौर में कारोबार धंधे की ज़ियारतें थी, तो वो भी मज़हब से कोई कम चीज़ नहीं आज के दौर में। वो आज की एआई और टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स और लेज़र गाइडेड फैक्ट्री सिस्टम्स को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक छोटे बच्चों का एक छोटा-सा हाजी ग्रुप गया था 10-12 सीईओज़ का। उसपे एक तफ़सीली गुफ्तगू हमने संडे को रिकॉर्ड करवाई है संडे के लिए, वो आप कल देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में मैं उससे ये बात करना चाहूँगा कि उसमें से रिज़ल्ट क्या निकला। तो विजुअल्स मेरे प्यारे दोस्तों बहुत वाज़ेह थे। जो बिज़नेस वाला एस्पेक्ट है वो तो ऑब्वियसली हम संडे को डिस्कस कर रहे हैं। बट जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है वो बड़ी वाज़ेह है। चाइना गालिब, शी जिनपिंग बड़ा हेल्दी एंड हेल एंड हार्टी, हालाँकि वो भी एक बड़ी उम्र का आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप बीमार, डिक्रेपिट और सिर्फ़ ये 2-3 महीने जो जंग के हैं, इस नाजायज़ जंग की जिन्होंने शुरुआत की है, वो बहुत बूढ़ा हो गया बहुत जल्दी एज हो गया डोनाल्ड ट्रंप। हंच्ड ओवर जैसे बिल्कुल ऐसे गुम वास्ता करके ऐसे बोलता है। नींद भी कम आ रही है, रोज़ सुबह 3 बजे ट्वीट भी करना शुरू कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पैनिक के अंदर। ज़हनी हालत उनकी कुछ गैर लगती है, मुझे जिस्मानी सेहत भी उनको लगता है वो बर्बादी की तरफ जा रही है और शायद वो अपनी आखिरी वो सफ़र पे चल चल बसे हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट आइज़नहावर जो थे ना, जिन्होंने वियतनाम की जंग की सort of शुरुआत की थी, वो भी इसी तरह बहुत शदीद बीमार हो गए थे और उनकी ज़ाती पर्सनल लाइफ़, उनकी जिस्मानी सेहत ये सब बर्बाद हो गई थी, उस एक इल्लीगल और बड़ी बेहुदा जंग को परस्यू करने के लिए। ये अल्लाह की ख़ास लानत पड़ जाती है इन ज़ालिम जाबिर हुक्मरानों के ऊपर, ऐसे एक तागूत के ऊपर। और मैं बिल्कुल ये किसी ठट्ठे मज़ाक में नहीं कह रहा, जेनुइनली जो स्ट्रेस है, लोड है इतनी बड़ी एक ब्लंडर का, एक ईगोटिस्टिकल पॉलिटिशियन को भी वो फ़ील होता है। डोनाल्ड ट्रंप प्योरली अगर ईगो से सर्व करते हैं ना अपनी, तो वो अपनी ईगो को इससे ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के सामने, अपने वोटर के सामने अपने आप को इडियट साबित कर दें, इसराइल का गुलाम साबित कर दें, इसराइल का पिट्ठू साबित कर दें, गल्फ़ अरबियों का पिट्ठू साबित कर दें। उन्होंने अपने आप को जो बेइज़्ज़त करवाया है, कि अभी ट्रंप तो फ़ैसला करता है तो वो तो माइडस टच होता है, उसमें वो हाथ लगाता है और सोने की हो जाती है चीज़। लेकिन ये हाथ लगाया तो ये जंग फ्रॉम बैड टू वर्स टू एब्सोल्यूट केओस जा रही है। तो वो हर एतबार से डोनाल्ड ट्रंप को जो एक सियासी शिकस्त मिलती है वो उसकी ईगो के लिए अच्छी नहीं है। और पहले भी उन सदरों की तरह अमेरिका के जिन्होंने नाजायज़ जंगों में लाखों हज़ारों मासूम बच्चे बच्चियों को दुनिया में कत्ल करवाया अपनी सियासी मकासद को पूरा करने के लिए, वो भी इस तरह ज़लील ख्वार होकर तबाह हो गए और बल्कि एक वेस्टिंग डिजीज़ जैसे उनको अंदर से खा जाता है। तो वो एक वो विजुअल था। दूसरा विजुअल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ना एक घटिया सेलमैन वाली वो माज़रत के साथ जिस किरदार में हम नज़र आते हैं ना अमेरिका के सामने, उस किरदार में मैंने डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के सामने कि मैं अपने सीईओ ले आया हूँ, ये देखो ये जहाज़ बनाता है। अब वो क्या कह रहा है, मेरे से सोयाबीन और ऑयल खरीदेंगे ये लोग, मेरे से ये 200 बोइंग के जहाज़ खरीदेंगे। अच्छा, मेरे से मतलब ये व्यापारी है, ये क्या है? मतलब जब वो सऊदी अरेबिया के वली अहद को बिठा के इस तरह कहता है ना कि वो ड्राइंग बोर्ड पे याद है वो बड़े-बड़े कि ये 200 बिलियन डॉलर, उसमें लगता है वो लेक्चर कर रहा है। उसमें व्यापारी सही, घटिया सही लगता है, लेकिन ताकतवर कवि नज़र आता है। यहाँ पे ना सिर्फ़ वो अपने व्यापार की वो जो एक बुरी आदत है दलाली की, वो दिखा रहा है, बल्कि उसके अंदर एक ना कमज़ोरी का अंसर भी है, मिन्नत समाजत का अंसर है। उस इंश्योरेंस सेलमैन की वो कैफ़ियत लग रही है जिसकी वो मतलब ना वो उसके वो टारगेट और कोटे नहीं मीट हो रहे होते। तो वो बड़े साहब के बड़े सेठ के घर जाता है कि साहब आप ही अकाउंट खुलवा दें। छोटे छोटे मियाँ की इंश्योरेंस नहीं हुई हुई।
तो एक ये मंजरनामा आपके जहन में आ रहा है ना कि इंश्योरेंस सेलमैन, बैंक वाला, चौधरी साहब क्लोजिंग है महीने की, वो मिलियन एक जमा 10 1 लाख जमा करा दें, आपके लिए तो ये हाथ की मैल है। वो जैसे एक मिन्नत समाजत की कैफियत है, अब वो उस पर धौंस लगा रहा है। हालांकि ये इनमें से कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं की गई मैं जानिब चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स में। इसकी मिसाल देता हूँ कि जब ये बोइंग वाला क्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बोइंग के अपने स्टॉक के रेट 4% गिर गए, बिकॉज एक अनकन्फर्म्ड खबर थी। तो इन्वेस्टर ने उस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि चाइना ने क्यों नहीं कंफर्म किया स्टेटमेंट को। इसी तरह ये तेल मेरे से लेंगे, सरसों का लेंगे, कनोले का लेंगे, और सोयाबीन लेंगे, ये सोयाबीन बड़ा खाते हैं। यानी मुझे वो एक सिनाइल बूढ़े आदमी की रेविंग्स और रेंटिंग्स और मतलब डिलूजन्स लगी मुझे। मुझे ये वाली कैफियत लगी थी वो। इसी तरह उसने वो बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया कि वो सारा मेरे से वो करेंगे, और उसके ऊपर अटैच ऑन किया एक पॉलिटिकल विल को कि ये मुझे हॉर्मूज खुलवाने में मेरी मदद करेंगे। इन्होंने एग्री किया कि हॉर्मूज को खुलना चाहिए, यानी हस्बे ज़ायका, और ये भी गारंटी किया कि ये ईरान को असला नहीं देंगे। हस्बे ज़ायका, हस्बे तौफीक आप कह ही देते हो कि नहीं चलो जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान के पास असला हम नहीं पहुँचाएंगे, हॉर्मूज को खुल जाना चाहिए तजारत के लिए। यानी कहने में इन बातों को उनके मुंह से हमें सुनाए तो और बात है, आपके मुंह से इन बातों का कन्फर्मेशन करवाना, जैसे एक आप अपने वोटर के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए और दुनिया की अवाम को बता रहे हैं कि देखो मनवा लाए हो इससे मैं ये बातें। लेकिन उसके अंदर वो दम खम एक अमेरिकन सदर का नहीं लगा, बल्कि बहुत एक आजिज़ किरदार का लगा, और बल्कि शायद थोड़े से उसमें एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी इसको देखे कि नहीं ये अमेरिका का सदर है, चाइना जा रहे बिल्कुल जैसे ऐसे झुक के आजिज़ होके लाइन हाजिर करके अपनी सारी कैबिनेट को और तमाम उन लोगों को जो वो बड़े ज़रूरी हैं इसके अंदर अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। बहरहाल ट्रेड, ऑयल, एम्बार्गोज, एग्रीमेंट, सारी बातें हुई। जो एक ठोस बात है, जो हकीकी है, जो यकीनी है, वो चाइना ने जो आंखों में आंखें वाटर करके डाल करके देखी कि ताइवान के मामले में अगर तुम खराबी करोगे तो मेरी तुम्हारी जंग है। मतलब इसकी जुर्रत शी जिनपिंग की डेवलप्ड है ना, 20 25 साल लगा के डेवलप किया वो जरूरत उन्होंने, उसको बैकअप करने के लिए इकोनॉमी और मिलिट्री बनाई है उन्होंने। उसने कहा तुम ताइवान की बात करोगे तो हमारी जंग हो जाएगी। उसने कहा थ्यूसिडिटीज ट्रैप में मत पड़ो, तुम हमारे साथ पार्टनर बन के भी रह सकते हो। और उसने इशारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज भी किया इस बात को कि उसने कहा कि अमेरिका एक मुल्क है जो ताकत है जो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्पिन देने की कोशिश की। जादूगर है, आपको पता है, हाथ की मैल से वो करता है काम, हाथ की सफाई, हाथ की मैल, वो वाला जादूगिरी वाला काम करता है। कि उसने कहा कि नहीं नहीं, इससे मुराद ये था कि बाइडन के अंडर ये बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा था मुल्क, और अब मैं इसको एक और अरूज पे लेके जा रहा हूँ। हालांकि कब हुआ कि बड़ी ताकत का जवाल जब शुरू होता है तो कभी वो वापस अरूज पे आती है, वो जवाल में ही जाती है, और यही वो कह रहा है। और उसका मकसद ये है कि एक कमज़ोर होती हुई ताकत को, एक गिरते हुए सितारे को वो थाम ले चीन, और साथ साथ दोनों एक दुनिया का वो मिल बांट के तिजारती सिलसिले को खाएं पिएं और वो ट्रेड करें, और थ्यूसिडिटीज ट्रैप में मत पड़े। ये थ्यूसिडिटीज ट्रैप क्या है मैं आपको बताता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1 1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पर जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। थ्यूसिडिटीज ट्रैप जो होता है ये एक तारीखी हवाला है, एक तारीख के वो बहुत बड़े मौरख हैं थ्यूसिडिटीज। उन्होंने पहले पेनिशियन वॉर को कवर किया था, और एथेंस की ये जंग थी, और उसकी कवरेज के अंदर उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी, आप समझो उनके नाम से ये इस इस्तिलाह बनाई जाती है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में। इससे मुराद ये होता है कि अगर एक बड़ी ताकत उभर रही हो और एक पुरानी ताकत गिर रही हो, तो उनके दरमियान टेंशन्स ऐसी बन जाती हैं कि उनके दरमियान टाकरा लाजिम हो जाता है। ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ी ताकतों की जो पावर पॉलिटिक्स की बात की जाती है, उसमें इनेविटेबल होता है। और ये एक ट्रैप है जिसके अंदर सारे फॉल करते हैं। पहला ट्रैप जो रॉबर्ट सी पेप साहब ने आइडेंटिफाई किया था, एस्केलेशन ट्रैप, ईरान के मामले में, जिसमें अमेरिका फंस गया। अब ना निकल सकता है ना उगल सकता है, ईरान का मामला यही है ना।
थूके तो लोग कहेंगे अच्छा ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, अच्छा ईरान हरमुज का एक चौथाई दुनिया के तेल का मालिक है, तो थू 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 अमेरिका बहादुर कमज़ोर पड़ गया। और अगर निगलने की कोशिश करे, लड़ने की कोशिश करे, तो 10,000 20,000 फौजी मरवा देगा 10 सालों में, 5 सालों में, जितने लड़ेगा करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान करवा लेगा, असला ज़ाया करवा देगा। पूरी दुनिया के अंदर शिया मजहबियत के नाम पे दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। यूरोप और एशिया के अंदर जो एलाइज हैं उसके, वो चीन के ख़िलाफ़ होने के बजाय चीन के साथ मिल जाएंगे और अमेरिका को एक इररिस्पॉन्सिबल एक्टर मान लेंगे और इसराइल की गेम बच जाएगी। आप आईसिस को भूल जाएंगे, जिस किस्म की यहाँ दहशतगर्दी और बम धमाके और तमाशे शुरू हो जाएंगे कि इसराइल के लिए भी कोई ग्रेटर इसराइल बनाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अमेरिका का क्या मकसद पूरा होएगा? डोमेस्टिक वायलेंस, अपने मुल्क में पोटेंशियल सिविल वॉर क्रिएट कर देगा। तो ना थूकने में ना निगलने में, ये ट्रैप था। ईरान ने लेआउट किया ट्रैप, अमेरिका ने बेट ले लिया, फंस गया आके। इसी तरह थ्यूसिडिडीज ट्रैप है कि अमेरिका एक राइजिंग पावर चीन से भिड़ ले कि नहीं नहीं नहीं, मैं नंबर वन, मैं नंबर वन। और चाइना के लिए भी बड़ा ट्रैप है कि वो ताइवान में आंखें दिखा के मैं हमला करने लगा ताइवान पे। और वही ये उल्टा रिवर्स हुआ है कि ईरान के मामले में जो हुआ है कि यूरोप और एशिया के अकवाम जो चीन के साथ हैं, तजारत कर रही हैं, वो कहीं ये तो पागल हो गया और वो जाके अमेरिका से जा मिले। तो ये बड़ी बारीक बैलेंसिंग एक्ट होती है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। थ्यूसिडिडीज ट्रैप पे बहुत तफसीली गुफ्तगू और चाइना के साथ तजारत कैसे होनी चाहिए जॉन मिरशैमर साहब ने की हुई है। बहुत से माहिरीन हैं अमेरिका के अंदर जो कहते हैं कि हमें चाइना के मामले में आजिज़ हो जाना चाहिए, तजारत करनी चाहिए, उनके साथ कारोबार करना चाहिए, उनके साथ मिल बैठ के खा के कुछ हल बनाना चाहिए। और अगर लड़ना भी है तो एट द मिनिमम हमें 10-15-20 क्वार्टर सेंचुरी लगा के, साल लगा के, 20-25 हमें अपनी इंडस्ट्रियल बेस को तो डेवलप करना है ना। चाइना एक इंडस्ट्रियल पावर है, उससे मुकाबला एक फाइनेंशियल मार्केट करेगी। क्या ओनली फैंस या पॉर्न इंडस्ट्री से मुकाबला करवाएंगे? या जो कमाइयाँ वॉल स्ट्रीट के जुओं और सट्टों में हो रही हैं, जुए सट्टे को गिराने में आसानी बहुत होती है। एक फैक्ट्री को एट द एंड ऑफ द डे मिसाइल ही मारना होता है, मुश्किल काम है पूरी। उसके अंदर वो समझ नहीं बात, पूरी इंगेजमेंट लगती है। लेकिन एक स्पेकुलेशन मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, या NFTs की मार्केट हो कि ये बंदर जो है इसकी वैल्यू इस बंदर से ज़्यादा है क्योंकि इसने टोपी पहनी हुई है एक आर्ट की, या मेटावर्स के अंदर स्नूप डॉग का जो प्लॉट है उसके साथ वाला प्लॉट, उसकी ज़मीन जो बड़ी है वो मेटावर्स के अंदर रेट बड़ा बढ़ गया है, तो उस पर जुआ करवा लें, सट्टा करवा लें। तो एक रियल टेंजिबल इकोनॉमी से मुकाबला करने के लिए रियल टेंजिबल वेपन्स चाहिए होती हैं। इनटेंजिबल इकोनॉमी, इनफंजिबल इकोनॉमी के साथ तमाशा। चाइना में बैठे बैठे GPU लगाने हैं उन्होंने, GPU लगाने हज़ारों की तादाद में उन्होंने वो उसमें वो डालने हैं ग्राफिक कार्ड, लाखों लीटर पानी ज़ाया कर रहे हैं उसको धोने में और उसको ठंडा करने में, और यहाँ से बैठ के साइबर वॉरफेयर खेलनी है उनके साथ। तो वो ये असल दुनिया नहीं है। असल दुनिया में पहले अमेरिका को वापस कदम रखना होगा। अमेरिका में 2-3 बड़ी इन्फ्लुएंशियल क्लासेस हैं। सिलिकॉन वैली क्लास है जो IT के सेक्टर को लीड करती है। वॉल स्ट्रीट की जो जुआ, फाइनेंशियल मार्केट, सट्टा, उनके सूद का निज़ाम देखती है। और फिर एक उनकी वाशिंगटन की पॉलिटिकल लॉबिंग क्लास है। और चौथी एक उनकी क्लास है जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक है। लॉबिंग क्लास जो है वो उसमें इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सब आ गए। ये 4 बड़े ग्रोह हैं और अभी मैंने कोई इंटरनेशनल लॉबी इसमें शामिल नहीं की। ये ग्रोह में से सबसे 2 जो बढ़ के हैं ना, IT वाले और फाइनेंस वाले, ये आसमानों में गए हुए थे। 2008 में आपने क्राइसिस देखा, 90s में आपने इनका .com बबल देखा। ये डिल्यूजन्स में रहते हैं कि पता नहीं हम एक AI दुनिया बनाएंगे, एक मेटा यूनिवर्स बनाएंगे, अमेरिका कहाँ निकल जाएगा, ये पीछे सब याजूज माजूज कीड़े मकोड़े रह जाएंगे, हम चांद पे। ये डिल्यूजन्स और ग्रैंडर जो हैं, इनको आजिज़ करने में और पस्त करने में शायद ईरान की जंग लाजिम भी थी कि यहाँ इनको जो फैंटी लगी और ये बेइज्जत होएंगे, ना निकलेंगे, ना उगलेंगे, ना थूक सकते हैं, ना हजम कर सकते हैं। शायद यही इस चीज़ का हल था कि इनके डिल्यूजन्स टूटें, इनकी फेक फाइनेंशियल मार्केट्स टूटें, इनकी स्टॉक और जो जो इनकी डॉलर की वायबिलिटी है वो टूटे, और उसके जवाब में अमेरिका को फिर अपने पैर पे दोबारा खड़ा करना हो। अक्सर माहिरीन की राय है कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा इसमें, सही तरह से जंग हो जाए या ना हो जाए, दोनों केसेस में ये खराबी की तरफ जाएगा डिफरेंट वायर से। मेरी राय है कि खराबी आएगी लेकिन अमेरिका दोबारा अपने पैर पर खड़े होने की सलाहियत रखता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पेश किया कि मैं बड़ा स्पेशल गेस्ट था शी जिनपिंग का। ये बड़ा अच्छा कमेंट एक साहब ने किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप, इट इज़ सो फनी कि डोनाल्ड ट्रंप ईगर है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, ये शो कराया चाइना के अंदर कि मैं बड़ा स्पेशल गेस्ट हूँ उनका, हालांकि ये हस्ब मामूल मेहमान है कि वो नवाजी वो करना उनका काम है। उसने कहा एक चाइनीज़ सेइंग है पेंग शाह, इसका मायने है
कत्ल करना किसी को तारीफ से, इतनी तारीफ करना कि उन्हें आप हलाक कर दें। और हस्ब मामूल ये ना आप करना चाहते हैं किसी के साथ, ना आप करवाना चाहते हैं अपने साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद ऐसे पहले आला हुकाम है जो चाहते हैं कि उनकी इतनी तारीफ की जाए कि वो हलाक हो जाए, उसमें मोहब्बत में ही वो जैसे मक्खन लगाना, जैसे कहते हैं कि मक्खन लगा लगा के उसमें वो गर्क हो जाए। लेकिन एक सिंबॉलिक एंड था, बड़ा एक शानदार वो लंच किया, वो एक बड़ा मशहूर बाग है उनका, उसमें उन्होंने वॉक की दोनों ने इकट्ठे। हाँ, थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी मुझे नौजवान के तौर पे कि यार ये बुजुर्ग सारे बुढ़े बाबे हमारा निज़ाम चला रहे हैं, मैयतें बनी हुई हैं, एक पैर कब्र में है। डोनाल्ड ट्रंप प्रैक्टिकली मैयत लगता है एट दिस पॉइंट। और बस कुछ निज़ाम चल रहा है, ये लोग हमारे आला हुकाम हैं। आने वाले दिन एक आएंगे जब भी नौजवान वगैरह हमारे हुक्मरान होंगे, नज़र आ रहा है फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल वी आर स्टक विद द बूमर्स, और वो ऐसे ही चला रहे हैं निज़ाम को। डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह खुश रखे, मैं क्या कह सकता हूँ, बर्बाद करे अल्लाह, मैं कहता हूँ कीड़े पे हैं। लेकिन यहाँ जब नौजवान की हम बात करते हैं तो अब आपके जहन में नौजवान लीडर कौन आते हैं, सवाल बनता है ना। अमेरिका में लोगों के पास बड़े बड़े नौजवान लीडर हैं, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, हर किस्म के पब्लिक फिगर्स। पाकिस्तान में जब हम नौजवान कहते हैं तो हमारे जहन में मरीम नवाज साहबा आती हैं, और हमारे जहन में बिलावल भुट्टो साहब आते हैं। मरीम नवाज साहबा के मैं सूबे में रहता हूँ, उनके काम में बरह रास्त देखता हूँ, तो मैं उस पर कॉमेंट अक्सर हम करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन एक ऐसे इसमें यंग लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्हें कम हमें देखने को मिलता है। तेरे पता सूबा फ़र्क है काम, और उनके काम फिर वो देखने के लिए भी मेरे ख्याल दूरबीन या माइक्रोस्कोप चाहिए होता है कि वो काम भी हो रहा है यहाँ पे सिंध के अंदर। अब इनमें से एक बहुत शानदार काम मैंने देखा कि उन्होंने अपनी एक मीटिंग के अंदर और पार्टी मीटिंग के अंदर उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, मेरे ख्याल में बड़े एक शाहाना अंदाज में शाजिया मड़ी साहिबा को बड़े अच्छी तरीके से स्नब किया। और मुझे ना वो शॉर्टन फ्राइडा जो जर्मन में होती है ना, साइकोलॉजिकल टर्म के, जिसमें आप किसी के दुख में आपको मज़ा आता है, वो जैसे एक परवर्टेड सा मुझे मज़ा आया एक नौजवान के तौर पे। मैं भी 30 साल का हूँ कि यार ये लोग अपने आप को स्पेशल क्लास कब समझने लग गए। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सरकारी मुलाजमीन, ये किचन पार्टी, रिजर्व सीट पे टिकट लेके आने वाली आंटियाँ ख़वातीन, इसमें अफसर हो गए आला फ़ौज के या सिविल के, देयर इज़ ऑलवेज समबडी जो आपसे ऊपर होता है। और इस केस में वो हमारे नेपो बेबीज़ हैं, जो दोनों पार्टियों के अंदर, हमारी बड़ी पार्टियों के अंदर मौजूद हैं। और इनको देख के मेरे जहन में खान अब्बासी साहब आते हैं, मेरे जहन में चौधरी निसार साहब आते हैं, मेरे जहन में मुफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आते हैं, जो या पार्टियों को छोड़ गए या नई पार्टियां बना के या अपनी पार्टियों के अंदर साइडलाइन होकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो दे आर नॉट विलिंग कि वो इस एज ऑफ लाइफ में अपनी 40s 50s 60s 70s जितने भी बड़े हों, कि वो अब किसी लड़कल के लड़के लड़की की वो हुक्म सुने कि तुम ऐसे कर दो, वैसे ऐसे नहीं वैसे, और फिर बाद में आके माजरत करें कि सॉरी सर, वो शाजिया मड़ी माफ़ी मांग रही हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैंने देखा नहीं कि आगे जो है वो मतलब गौतम बुद्ध साहब बैठे हुए हैं, आला शहजादे बैठे हुए हैं मेरे सामने। दिस इज़ नॉट एन इंडाइटमेंट, ये किसी में इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा मैं। भुट्टो साहब से खुश हुआ बहुत, मैं कहा अच्छा काम किया, बिलावल भुट्टो सदाई साहब ने अच्छा काम किया। उन्होंने वाजे कर दिया कि ये औकात जो है तुम्हारी, मतलब वो जिस अगर उनका एक्सेंट करूँ तो तुम साला हमेशा हमारी जूती के नीचे रहेगा और इस बारी तुम दुगना लगान देगा। तो वो जो एक जैसे वो एक मुझे एक मज़ा आ रहा है ना उनसे, मुझे वो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, वो मैं आपके साथ करूँगा कि आप भूलेंगे नहीं। ये हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकते, ये हमारी शायरी नहीं पढ़ सकते, ये हमारे नावल नहीं पढ़ सकते, ये हमारी ज़ुबानें नहीं बोल सकते, मतलब जो लोकल भी है सिंधी बलोच वगैरह और पंजाबी वगैरह, शायद ये हमारा खाना नहीं हज़म कर सकते जो हम ट्रक अड्डों पे खाते हैं, ढाबों पे, होटलों पे। ये हमारी तरह लिबास नहीं पहनते, ये हमारी तरह तालीम याफ्ता नहीं है, इनकी तालीम फ़र्क है, इनका जाविया देखने का दुनिया का फ़र्क है। लेकिन हक़ इन्हीं का है कि हमारे सर पे आके डंडे मारें। वो सैयद मुज़म्मिल साहब बड़े लाड करते होते हैं अक्सर, वो टीवी पे आपने शो देखा होगा उनका, वो आके कहते होते हैं कि वो जब जंग होती है तो आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा हुआ आपको वो बुला नहीं चाहिए यार, रख लो वहीं रखो जहाँ पे जितनी औकात शाजियाँ मड़ी की हैं ना, उसी औकात पे इनको भी ले आओ खुदा का वास्ते। और मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की, लोग दिफा भी कर रहे थे कि नहीं वो पार्टी लीडर हैं, और वो अच्छा कैसे बने पार्टी लीडर, सही जगह पैदा हो गए। मैं भी अगली बार इंशाल्लाह जब ज़िंदगी मिलेगी सही जगह पैदा होऊंगा, गलत जगह नहीं पैदा होऊंगा। आप सब भी आइंदा से सही जगह पैदा होइएगा। सही जगह क्या बनेगा? नहीं
महरोज़ भाई अपने लतीफ़े खुद बहुत पसंद करते थे, शुक्र है ये वाले आपको आवाज़ नहीं आ गई, लेकिन वो हंस रहे हैं और सुर्ख बिल्कुल टमाटर जैसे माशाल्लाह हो गए हैं। तो हम एक ट्रूली आज़ाद माशरत जहाँ पे मुसावी और बराबर, मैं कहता हूँ उसके करीब फटकते हुई शहरियत भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे ये फ़ील हुआ अपने लोगों के बारे में। मैं जब दिफ़ा देख रहा था कमेंट्स में और वो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले बहस कर रहे थे कि नहीं नहीं देखें, पार्टी लीडरशिप होती है और ये, हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते किसी के बराबर खड़े होने, हम गुलाम हैं लोग। आप किसी अगर सरकारी मुलाजिम से बात करें, किसी अजीज़ से जो किसी भी गवर्नमेंट ओहदे में हो, किसी भी नेगोशिएशन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क में, अगर वो गोरों के साथ काम कोई बने या चाइनीज़ के साथ या किसी के साथ भी, अगर उनसे आप कभी कभी ना तबसरा उनसे सुनिएगा कि हमारे हुकाम की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि जो ये गुलामी है ना इनकी, ये अपने से बड़ों के लिए है। अपने से छोटों के साथ ये ज़बरदस्ती करते हैं, सख्ती करते हैं। अपने से बड़ों के साथ ये आजिज़ी दिखाते हैं। और ये बिल्कुल उलट है इस्लाम के और इंसानी जो अख़ुवत का सबक है कि अपने से बड़े से मुकाबला करने में एक बब्बर शेर होता है ना, उसका मुकाबला बड़े से होता है अपने से। और ये गीदड़ जो होता है वो छोटों से मुकाबला करता है और ये सब। बिल्कुल उलट इनकी मोरालिटी है, इनके वर्ल्ड व्यूज़ हैं, इनकी अखलाकियात हैं और हम इनके मरून मिन्नत, इनके ग़ुलाम हैं। कभी मुशर्रफ साहब ने आके कहा इन लेडीज़ को, लेडीज़ हू लंच, जो ड्राइंग रूम लेडीज़ हैं, जो कमेटी पार्टी लेडीज़ हैं, गिव देम ऑल टिकट्स। सुभान अल्लाह, टिकट दे दिया। हर पार्टी ने अपनी फेवरेट आंटी को, जो कोई लेक्चर देती थी किसी हॉल में या किसी की कोई एनजीओ थी या कोई किसी की, मैं इनसे लॉन खरीदती थी तो बड़ी अच्छी आंटी हैं यार, ये तो बड़ा अच्छा, आपको बड़ा हुक्मरान होना चाहिए लेडीज़ का, ठीक, अनडेमोक्रेटिक, आगे बिस्मिल्लाह, हम गुलाम हैं। हमने कहा जाए यार ना, मुलाजमत तो नखरा का आएगा, हम तो ड्यूटी करने आए हैं यहाँ पे, डंडे खाने आए हैं आपके, जिस जो भी ब्रेन वेव आई किसी को, किसी ने कहा यार अभी ब्लडी डू इट बगरिंग, अभी इसी वक्त करो, मैम यस सर, यस सर, यस मैम। यार कोई इनके सामने बोल नहीं सकता, मतलब जुबान में, मतलब यहाँ हम यूट्यूब पे बैठ के मैं गिरिया करते रहेंगे कि कोई, मतलब जैसे कोई इलेक्शन लड़ने वाला कोई भला आदमी नहीं, एमपीएम में ने या भली खातून, कोई बोल नहीं सकते आप लोग इनको कि मैम सर ये कोई। बहरहाल वो शाजिया मरी साहिबा का देख के समझ आ गया कि नहीं बोल सकते, तो फिर हम भी क्यों बोलें। तो हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। ये पिछले 2-3 मिनट सारे यकीनन कट चुके हुए हैं। आपका बहुत देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।